शुभ सवार विद्यार्थी मित्रों, आपका इस मॉर्निंग क्लास में स्वागत है। आज हम 15वां गद्य, इसका नाम है दाज्यू, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा कि जब भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आपके पास आपकी किताब होना लाजमी है, ज़रूरी है। इसीलिए आशा है कि आप सभी के पास किताब होगी। इस दाज्यू गद्य के लेखक हैं शेखर जोशी। इनका जन्म सन 1932 में अल्मोड़ा या ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्तियों को निकट ला देते हैं। जब अपनापन पैदा होता है, लागणी पैदा होती है, तो दो अनजान आदमी परिचित हो जाते हैं। और तिरस्कार भरी वाणी परिचितों को भी अपरिचित बना देती है। अगर हम कड़वा बोलेंगे, तीखा बोलेंगे, तो पहचानने वाले भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे। प्रस्तुत कहानी के बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच अपनत्व और तिरस्कार का ऐसा ही विपरीत संबंध बन जाता है, जिसे हम अपना समझने लगते हैं। वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु है। यानी लेखक और एक लड़के के बीच में जो आत्मीयता पैदा होती है, जो नए संबंध बन जाते हैं, जिसमें उनको उस लड़के को अपनत्व लगता है। लेकिन अचानक ही जब उस लड़के का दिल उस लेखक के द्वारा टूट जाता है, तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मित्रों, मैं यहाँ शब्दशः ये पाठ नहीं पढ़ूंगा, मैं उसका सार आपको बता रहा हूँ। आप पहले इनको पढ़ लीजिए, बाद में इसमें क्या है वो समझे। मैं इस गद्य का मैं सार समझाने जा रहा हूँ। तो मैं इनको 7 विभागों में बांट रहा हूँ। पहला विभाग है कैफे का बाय। 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में बॉय का काम करता है, यानी वेटर का काम करता है। वहाँ पर लेखक जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफे में आते हैं। लेखक उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का भी उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब? लड़के के ये 2 शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया। लेखक को भी ऐसा लगता है कि ये शब्द सुनकर जैसे वो इस शहर में, इस अनजान इलाके में नए हैं, तो उनको इन शब्दों से ऐसा लगता है जैसे कोई अपना है, उसका अकेलापन दूर हो जाता है। अब वो परिचय, इस होटल में लेखक की लड़के से बातचीत होती है। वह अपना नाम मदन बताता है, वह अपने गांव का नाम भी बताता है। लड़का यह जानकर बहुत खुश होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि जगदीश बाबू यानी लेखक भी उसके गांव के पड़ोस वाले गांव के हैं। ये तो होने ही वाला है। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे गुजरात के बाहर जाते हैं, तो हम किसी गुजराती को देखते हैं तो लगता है देखो ये गुजराती है, अपने लोग हैं। तो उसी तरह अगर हम विदेश जाते हैं और हमारे भारतीय भी मिलते उधर, देखो हमारे भारतीय लोग हैं, ये अपनापन अचानक ही हमें महसूस होने लगता है। ऐसा ही अपनापन इस लड़के और लेखक के बीच में होता है। उस लड़के को लगता है जैसे उसे अपना बड़ा भाई मिल गया।
इसीलिए वह लेखक को दाजू यानी बड़ा भाई कहकर संबोधित करने लगता है। लेखक को वो अपना बड़ा भाई मानकर उनकी भाषा में दाजू बुलाने लगता है। अपनापन 2-4 दिनों में दोनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो जाता है। 2-4 दिन ऐसे मिलते जुलते हैं, लेखक चाय पीने आकल में कैफ़े में आते हैं, लड़का यानी जो वेटर का काम करता है वो लेखक के बीच में जो दूरियां थी वो नज़दीकियाँ बन जाती हैं और बिल्कुल अजनबीपन जो था वो दूर हो जाता है। जगदीश बाबू जब भी कैफ़े में आते हैं मदन कहने दाजू कहकर संबोधित करता है। जैसे ही लेखक कैफ़े में प्रवेश करते हैं लड़का उन्हें दाजू कह के बुलाता है। दाजू कल आपने बहुत कम खाना खाया। दोनों में इस तरह की अपनेपन से भरी बातें होती है, यानी लड़का भी लेखक को जैसे कोई अपना बड़ा भाई हो ऐसा समझकर उसके साथ व्यवहार करने लगता है। अब होता यह है कि लेखक को दाजू कहलाना पसंद नहीं। अब ये कैसे होता है, शुरू में वो अकेला था, यानी कोई मिलता है उसे दाजू कहा तो उसे अच्छा लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उस शहर में लेखक के कई जानने पहचान वाले बनने लगे। लेखक कई मित्र बने, कई लोग बने, कई पहचानने वाले बने। तो अब उसको ये दाजू कहलाना उस लड़के के मुँह से अच्छा नहीं लगता था। मदन से हुए परिचय ने जगदीश बाबू का अकेलापन दूर हो गया था, परंतु वे उसके द्वारा कहे जाने वाले बार बार दाजू शब्द को पसंद नहीं करते थे। क्यों? वहाँ पर प्रतिष्ठा का सवाल था। लेखक को ऐसा लगता था कि मेरी प्रतिष्ठा पर जैसे आघात हो रहा। एक दिन जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। मदन ने आया दाजू शब्द सुनते ही वे क्रोधित हो उठे। मदन ने पूछा दाजू चाय लाऊं? जगदीश बाबू बोले चाय नहीं, लेकिन ये दाजू क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? यानी यहाँ पर अब प्रेस्टीज का सवाल आया था। मदन को ये शब्द सुनकर जैसे दिल पर गहरी चोट लग गई। जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ समझे बिना ही सब कुछ समझ गया। वो इंग्लिश वर्ड था, मदन समझ नहीं सका। उस लड़का का नाम मदन था, तो मदन उस प्रेस्टीज शब्द का अर्थ नहीं समझ सका। लेकिन लेखक क्या कहना चाहते थे, जगदीश बाबू क्या कहना चाहते थे, वो तुरंत भांप गया। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह घंटों सिसकियाँ भरकर रोता रहा अपनी कोठरी में। यानी वो इतना आघात उनको इतना उस मदन को इतना आघात लगा कि वो अपनी कोठरी में जाकर वो रोता है। रो लेने पर उसके अंदर की व्यथा शांत हो गई। उसने कुछ निश्चय किया और फिर अपने काम में लग गया। थोड़े समय रोने के बाद अपने मन को शांत करके निर्णय करता है और फिर से काम में लग जाता है। अब जब दोबारा लेखक अपने मित्र के साथ उस कैफ़े में आते हैं और तब मदन उनको दाजू की जगह साहब कह के बुलाता है। दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफ़े में चाय पीने आए। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसी तत्परता से उनके पास नहीं आया। पहले तो जैसे ही जगदीश बाबू बुलाते तुरंत आ जाता था, लेकिन इस बार उस तत्परता से मदन उस जगदीश बाबू के पास न आया। उनके दोबारा बुलाने पर ही आया। आज उसके मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी और ना उसने दाजू क्या लाऊं कहा। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वो चुप रहा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा, यानी वो अभी गुस्सा निकालेगा। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो मदन बोला साहब मुझे बाय कहते हैं। ऐसा कहकर वो मुड़कर आर्डर लेकर चला गया। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ देख सकते हैं कि इस छोटे से गद्य में दो व्यक्ति, एक छोटा लड़का और एक परिपक्व आदमी, दोनों के बीच में जो आत्मीयता पैदा होती है, लेकिन ये आत्मीयता उस प्रेस्टीज की कटार के सामने टिक नहीं पाती। वो आत्मीयता की दौर
उस प्रेस्टीज की कतार की वजह से टूट जाती है। तो यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमें किसी से भी आत्मीयता पैदा होती, चाहे हमारे मित्र हो, भाई हो, बंधु हो, तो उस आत्मीयता को, अपनेपन को हमें बनाए रखना चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, हमें उन परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए और वह आत्मीयता, वह अपनेपन को सदा टिकाए रखना चाहिए। तो इस गद्य में आपने देखा कि मनुष्य जो है वो अपनेपन की डोर और नफ़रत की डोर लेकर दोहरी जिंदगी जीता है। इसमें हमें ये लेखक के बर्ताव से, लेखक के व्यवहार से हमें पता चलता है। नीचे यहाँ शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है, बाद में स्वाध्याय भी दी गया है। आपसे अपेक्षा है कि आप इस स्वाध्याय को समझे और अपने कॉपी में उसको लिख लें। आज इतना ही, बाकी का बाद में। अस्तु।